यस सर। यस सर। जिनसे मेरी उस दिन 1-on-1 इंटरेक्शन हो गई थी, वो बच्चे छोड़कर जिनसे नहीं हुई थी वो अपना हाथ खड़ा करें जी। जिनसे मेरी 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाई थी। कृति तुम हाथ नीचे कर लो, तुम कपूरथला से थोड़ी आओगे 1-on-1 इंटरेक्शन के लिए। हाँ जी अश्विका, तुम हो गए ठीक? आई होप तुम ठीक हो गए। यस सर, बेटर हूँ। बेटर तो बेस्ट कब तक हो जाओगे? अभी सर अभी ये वीक लगेगा। ये वीक लगेगा तो बेटा फिर टाइम बहुत निकल जाएगा मेरे हिसाब से ना, उसके बाद तो फिर इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। चलो हाँ जी राघव शर्मा जी, तुम पिछली बार क्यों नहीं आए थे? आपका नाम नहीं था उसमें? सर कब? मतलब तुम्हारा नाम नहीं था उसमें जो लिस्ट मैंने भेजी थी? नहीं था सर, नहीं था। ओके, तो जो बच्चे रह गए हैं जिनकी मैंने अभी टेस्टिंग नहीं की है, ठीक है, वो मेरे पास कल आएंगे, ठीक है। और कल वो आएंगे मेरे पास मॉर्निंग टाइम पे आ सकते हैं? उनके स्कूल्स तो नहीं है जिनके हाथ खड़े हैं? सर मेरा है। सर मेरा भी है। डॉली कितने बजे स्कूल खत्म होता है तुम्हारा? सर 12 o'clock। हाँ तो 12:30 आ जाएंगे डॉली हम। ओके सर। ठीक है ना, तो 12:30 में इन बच्चों से मिलना चाहूंगा कल, जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं थे, ठीक है। जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरी 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाई है, तो मैं इनसे मिलना चाहूंगा कल 12:30। आसमी सूद से नहीं मिलना, मैं मिल चुका हूँ। और मैं बता देता हूँ नाम जिन जिन से मुझे मिलना है एक बार। अश्विका है, राघव शर्मा है, अदा है, डॉली है, रचित है, पावनी है, तुलसी से हो गया था, सुहानी है, सानवी है। सुहानी मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम आए नहीं सुहानी सैटरडे को। यस सर, मम्मा ने कॉल करना था फिर किया नहीं मम्मा ने। ओके चलो कल, अब कल का तो नहीं कोई एक्सक्यूज है ना तुम्हारा? कल तो आ जाओगे कल 12:30। सानवी, दिव्यांशु, बस इनसे मुझे कल मुलाकात करनी है जो कि जरूरी है। और उर्जित रह गया था पिछली क्लास में, तो उर्जित भी कल आएगा और अपना जो है 1-on-1 इंटरेक्शन हम कल कंप्लीट करेंगे। देखो सर 1-on-1 मैं नहीं आ सकती, मेरी उस टाइम पे डॉक्टर हाँ, से ना अपॉइंटमेंट है। कोई बात नहीं, तुम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जिस टाइम पे नहीं होगी सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आ जाना बस। ठीक है सर। हाँ जी, अब मैं जिनके साथ उस दिन इंटरेक्शन हुई थी, ये सारे अपने हाथ नीचे कर लो बच्चे। जिनके साथ उस दिन इंटरेक्शन हुई थी तो वो हाथ खड़े कर लो, जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई थी उस दिन। तो तुम्हें क्या लगा था जब मैंने तुमसे क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या तुम्हें वो सारी चीजें आती हैं जो हमने क्लास में की हैं या नहीं आती हैं? हाँ जी, तुमसे मैंने क्वेश्चंस पूछने पे तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें वो चीजें आती हैं या नहीं आती हैं? सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा जो कि जिसको सारी चीजें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर थी और उसको मैंने एक्सीलेंट का भी टैग दिया था रिपोर्ट में। बाकी मैं किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से जस्टिफाइड नहीं था। अब मेरे पास एक चीज है, अब मुझे इंप्रूव करवाना है, ठीक है ना। तुम में से स्कूल कौन कौन जाता है? सब मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ कि स्कूल की क्लासेस किस किस की होती है और कितने बजे तक होती है, वो हाथ खड़े करो। जिनकी स्कूल की क्लासेस नहीं होती हैं वो अपने हाथ नीचे कर लो। जिनको मॉर्निंग टाइम कोई भी दे दिया जाए आफ्टर 9 AM उनको चलेगा। जिनको 9 बजे के बाद कोई भी टाइम दे दिया जाए उनको चलेगा, वो अपने हाथ नीचे कर लो। बट जिनके स्कूल्स होते हैं और जिन्होंने स्कूल की क्लासेस लगानी होती हैं वो अपने हाथ खड़े कर लो। हाँ जी, इनमें से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूल 12 बजे के बाद तक भी कंटिन्यू रहते हैं? वो हाथ खड़े रखो, बाकी सब हाथ नीचे कर लो। जिनके स्कूल्स 12 बजे के बाद भी चलते रहते हैं, 12 बजे के बाद। हाँ जी तोशित, कितने बजे तक होता है स्कूल? सर 12:15। अरे यार 12:15 तक भाई जिसके हैं उसके बाद भी चलते हैं, 12:15 के बाद भी। मतलब जो मेरी 12:30 वाली क्लास नहीं लगा सकता वो हाथ खड़े कर लो, 12:30। सर थर्सडे को होती है 12:15 वाली क्लास। कोई नहीं, 12:30 तू आ सकता है ना? हाँ आ जाऊंगा। बस गल खत्म। तो हाँ जी पारस, तुम्हें लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना हाथ नीचे कर सकते हो। हाँ जी राधिका, तुम्हारी क्लास कितने बजे तक चलती है?
सर 2 o'clock। 2 o'clock तक चलती है तुम्हारी क्लास। ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स को बोलना रात को 9 साढ़े 9 बजे मुझे कॉल करें, मैं टाइमिंग्स डिस्कस करूंगा उनसे। दिव्यांशु तुम्हारी ऐसा कोई जरूरत नहीं है आने की अभी। हाँ जी पावनी, तुम्हारी कितने बजे तक चलती है? सर 3 o'clock। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। तो तुम भी अपने पेरेंट्स से, चलो मैं बात कर लूंगा। बाकी सबको 12:30 के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो उसके लिए एकेडमी आना ही पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स को कोई आपत्ति होगी तो मुझे कॉल करके बता दें, क्योंकि मैं इसके बाद कोई इनिशिएटिव नहीं लूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूँ, बट ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पल्ले बात पड़ रही है कि तुम्हें पढ़ना है या तुम्हें सिंसियर होना। तो ये अब मेरे सामने ही बात होगी जो भी होगी, और मैं उन क्लासेस में बुलाकर पहले केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो है वो तुम्हारी टेस्ट करूंगा, क्लियर करूंगा, और कॉन्सेप्ट्स जो है वो और बेटर करूंगा। क्योंकि तुम घर पे नहीं पढ़ने वाले हो, किसी भी एंड पे नहीं पढ़ने वाले हो, ये मुझे तो क्लियर हो ही चुका है। ठीक है ना? तो मैं उन क्लासेस में बुला के सबसे पहले तो तुम्हारे जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उन पे टारगेट करूंगा। दूसरी चीज, अब मैंने उस दिन बुलाया तो किसी मोशन की डेरिवेशन, एक भी स्टूडेंट को मोशन की डेरिवेशन नहीं लिखनी आई, एक भी, एक्सेप्ट नियति। एक भी स्टूडेंट को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की डेरिवेशन नहीं लिखनी है। और आसमी, क्या इन्होंने क्लास में एक बार भी बोला है कि हमें No, डेरिवेशन sir. करवा दो या हमें No, कुछ sir. लिखवा दो, कुछ करवा दो? वहां पर कुछ नहीं लिखा जा रहा और क्लास में कोई नहीं है। उस दिन भी मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के डाउट्स लेके गया हूं, बट कोई डाउट था ही नहीं किसी को, है ना? तुम्हें कोई डर होता है? Yes, sir. मैं अपनी लाइव क्लास में मैं फिजिक्स करवाऊंगा, यानी जो ऑफलाइन क्लास हो रही है उसमें मैं केमिस्ट्री पे पूरा स्ट्रेस दे रहा हूँ, और जो मेरी 4 बजे लाइव क्लास होती है उसमें मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे करने की कोशिश करूंगा। और जो मैं लाइव पढ़ाऊंगा ना वो मैं ऑफलाइन पूछूंगा भी, चलो करके दिखाओ फिर डेरिवेशन, तुम्हें सिखाई थी ना डेरिवेशन, तो करके दिखाओ डेरिवेशन। क्लियर है? वो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं ओके सर। जिनको आती है फिजिक्स, जिनको मोशन भी आता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आता है, बहुत बार कर लिया यार, अब बस मतलब सर हमें क्लियर है एक बार, मतलब एनसीईआरटी लेवल तो हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। बाकी टेस्ट में आपका एक आधा क्वेश्चन जो टेढ़ा होता है उसमें तो चलो हर बंदे को ही दिक्कत आती है, वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। जिसकी मतलब एक बार 9th की लगता है उसको कॉन्फिडेंस की हाँ यार मैं 9th की तैयारी ऑलमोस्ट कर चुका हूँ, मुझे फिजिक्स आती है अच्छे से, ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी भी मुझे आता है ठीक ठीक लगभग। ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी में है तुम सबको प्रॉब्लम है, ग्रेविटेशन में खासकर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बाकी तो Yes, ना ही sir. बोलो ना, बाकियों को तो जो Yes, मैं करवा sir. चुका हूँ उसमें भी दिक्कत है, मैं थोड़ी सबसे थोड़ी। पूछ रहा हूँ Yes, जिनको sir. बाकी टॉपिक्स में नहीं दिक्कत है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस बैच में फिजिक्स करवाऊंगा, और जो बच्चा मिस कर गया ना अब से क्लास, बेटा तुम सीधे ही बाहर निकलोगे और तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना? तुम्हें कफ है, तुम्हें कोल्ड है, तुम खुद कोल्ड हो, तुम हॉट हो, जो मर्जी हो, तुम्हारे पेरेंट्स के कंसेंट के बिना तुम्हारी छुट्टी हो गई ना, गलती से भी मैंने एब्सेंट लिस्ट में नाम देख लिया, तो समझ लेना तुम यहाँ से बाहर हो, उसके बाद तुम फ्रीडम में हो। तुम बेशक जो करना चाहते हो जिंदगी में वो करो, मेरे कोई टेंशन नहीं है। तो वहां पर केमिस्ट्री बेटर करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर मैं फिजिक्स बेटर करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो क्या होएगा, वहां पर पहले केमिस्ट्री बेटर करूंगा फिर मैं फिजिक्स बेटर करूंगा, इट्स जस्ट मियर वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पर फिजिक्स बेटर करने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से पूछता हूँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या कोई डाउट है? बिकॉज कल उसका टेस्ट होना है ऑफलाइन। क्या किसी को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कोई डाउट है? तो सर वो डेरिवेशंस में डेरिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दोनों डेरिवेशंस में प्रॉब्लम है। यस सर। हाँ जी, और किस किस को प्रॉब्लम है डेरिवेशंस में? सर मुझे है यानी। हाँ, यानी कि ये प्रॉब्लम कल तक तो नहीं थी, है ना? जब ऑफलाइन आए तो प्रॉब्लम्स आ गई। करो करो, हाथ खड़े करो, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हाथ खड़ा करना है सच्चाई से, बस बात खत्म। संयम, इसमें कोई वो नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता। हाँ, आज देख रहे हो डाउट्स, क्योंकि 1-on-1 इंटरेक्शन में पता लगता है ना क्या आता क्या नहीं आता, कितने पानी में हम हैं। क्योंकि उस दिन तो क्लास में डाउट ही कोई नहीं था हमें। हाँ बहुत बढ़िया। तो आज मैं दोनों डेरिवेशन सिखाऊंगा, पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सिखाऊंगा और फिर मैं सिखाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अगर किसी को लगता है कि उसको ये आता है, ठीक है, और
चलो मैं उनसे कल बात करूंगा, उनको बताऊंगा मैं, जिनको आती हैं चीजें और जिनको लगता है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा तो उनके लिए मैं कुछ और प्लान आउट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन कौन करवाएगा, अच्छे से समझनी भी है, समझानी भी है इनको हमने, और बढ़िया तरीके से काम करना है। तो कौन मेरी हेल्प कर रहा है अदर देन सर मैं आए सर मैं आए अदर देन मैं आसमी, आए अदर देन जिनिश? सर मैं आए डॉली, हाँ जी डॉली, तुम करवाने की कोशिश करोगे। अदर देन यशवी, आसमी, जिनिश, इनके अलावा तुलसी, ये सब इंटरेक्टिव हैं काफी ज्यादा क्लास में। तो डॉली मुझे करवाएगी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन, यानी हम इस डेरिवेशन में प्रूव करना चाहते हैं कि फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। बताओ कहां से डॉली हम इस डेरिवेशन को शुरू करें? सर पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है जिसको हम मान रहे हैं u मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है। तो क्या हम इसको लिख भी लेते हैं? कुछ वर्डिंग्स हमें लिखनी है डेरिवेशन में। कंसिडर, हमें एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg, ठीक है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वेरी गुड डॉली, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही जा रहे हो डॉली, बिल्कुल सही, आगे बोलो। सर उस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई किया है जिसे हम F वेरी गुड, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाई गई है जिसको हम F लेकर चल रहे हैं। और ये सिंपल सी बात है, ये तुम अपनी आम जिंदगी में देख सकते हो। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाकर देखोगे तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, यस और नो? भाई तुम किसी, मान लो कोई स्टूल रेस्ट पे पड़ा है, तुमने उस पे फोर्स लगा दी, क्या वो अब मोशन में नहीं आ जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर Participation is the key to Yes, sir. success. Yes, If sir. you participate, Yes, sir. then only you can succeed. Simple as that. तो मैंने डॉली उस पे एक फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ हम लिख देते हैं, अब फोर्स F acts on object। आगे सर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जो इनिशियल थी वो फाइनल बन गई और वो जो इनिशियल थी वो फाइनली बन गई। मान लो वो पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, अब वो 2 से 5 हो गई है, यानी अब उसकी जो कुछ वेलोसिटी है वो बढ़ गई है और उसे हम फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे। अ फोर्स F acts on object which changes its velocity from u meter per second to v meter per second in time t। कुछ टाइम टी में उसकी वेलोसिटी हमने फोर्स लगाकर u से v कर दी है। किसी को यहां तक वर्डिंग्स में अगर प्रॉब्लम है तो बोलो। बिकॉज जो मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, मैंने कल चपेड़े भी मारनी है और पूछना भी है कि हाँ डेरिवेशन करके दिखाओ। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी ना, चलो डेरिवेशन करके दिखाओ। पूरे घंटे में 2 डेरिवेशन ही करा के जाऊं, फिर मैं थप्पड़ों से बात करता हूं ऑफलाइन में। ये याद रखना मेरी बात। बड़ा हो गया सर, तुम्हारे साथ लाड प्यार बड़ा हो गया। अब तुम्हें मैं अपना लेवल दिखा देता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. नो सर। अब No, हम sir. लिखेंगे, डॉली नेक्स्ट बताओ क्या लिखेंगे हम? सर अब हम बॉडी ए और बॉडी बी का बेटा sorry, एक ही बॉडी हम है डॉली, मतलब डोंट गेट कंफ्यूज, एक ही बॉडी है। हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। momentum। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी हम इसको PI लिखेंगे। मोमेंटम इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो Mass and इनिशियली उसका velocity। मास m था, उसकी वेलोसिटी u थी, यस सर। तो उसका मोमेंटम हो जाएगा mu kg M- मीटर पर सेकेंड, जो मोमेंटम के यूनिट्स हैं। अब फोर्स लगाने के बाद उसका मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी लिखेंगे हम P PF final, that will be m into into V। velocity v, which is mv MV। kg मीटर पर सेकेंड। अब हम लिखेंगे कितना चेंज आया मोमेंटम में, चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा P से लिखेंगे, डेल्टा P। That will be final momentum minus initial momentum, यानी mv minus mu, यानी m कॉमन। अब डॉली हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी
क्या तुम बता सकते हो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड The लॉ ऑफ मोशन, force is directly proportional to rate of change of momentum. very good Dolly. Force is directly proportional to rate of change of momentum. और rate of change of momentum का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं सबको यहाँ पर. It is change in momentum. Rate of change of momentum का मतलब क्या होता है? Change in momentum upon time taken. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. तो मैं लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम कितना है? m इंटू वी माइनस यू, ऊपर निकाल चुका हूं, अपॉन टाइम जो कि मैंने t लिया था. अब मैं लिख सकता हूं f इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुनना ध्यान से. अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं यहां पर, तो मुझे यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k m v माइनस यू अपॉन t. उसके बाद हम लिखेंगे इफ वैल्यू ऑफ k, इफ k इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन t. और एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होती है? v माइनस यू अपॉन t. तो f को हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? a. f इज इक्वल टू ma, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में अगर कुछ भी पूछना है तो दिस इज योर टाइम टू आस्क. फिर मैं आगे चलूंगा. बोलो. नो सर. No, sir. नो सर. तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं है यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर. सर फिर चेंज इस- इन मोमेंटम हाँ। में No, जब sir. आप फाइनल आंसर लिखते हो तब उसमें केजी मीटर पर सेकंड यूनिट्स नहीं लगाएंगे? अगर लिखना है तो यू कैन मेंशन देम, नो इश्यूज, हम कर सकते हैं मेंशन उसको. ओके सर. सर अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाली डेरिवेशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे वही आना हो करवा तो रहा कैसे? हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं गौरीश, उसी पे आ रहा हूँ मैं. वंस इस चीज का डाउट पूछ लूं, पहले किसी को यहाँ तक डाउट नहीं, फिर मैं उसी पे आ रहा हूँ. अब No, मेरे को sir. क्वेश्चन में बोल दिया कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव किया जाए. आसमी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहना क्या है? सर के an object, सर एक मिनट, an object हाँ. does not undergo any change in its state of motion until and unless an external unbalanced force acts on it. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. मैं इसको और इजी करता हूं, ठीक है? वो तुम्हें पता है इजी लैंग्वेज में क्या है, बट तुम्हें पेपर में एग्जैक्टली यही लिखनी है. तो इजी मैनर में इसका मतलब होगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो अपने जिंदगी भर, अपने जीवन भर वो रेस्ट पर ही रहना पसंद करेगा और रेस्ट पर ही रहेगा. यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो अपने जीवन भर उसी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा. ठीक है? तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक हम कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें. तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में कोई स्टूल पड़ा होगा? यस और नो? या Yes, मान लो sir. तुम्हारी चप्पलें हैं, मान लो तुम्हारी चप्पलें पड़ी हैं तुम्हारे रूम में. चप्पलें तो होती हैं सबके रूम में. वो चप्पलें मान लो तुमने जहां रख दी, क्या तुम्हें 1 साल बाद भी वहीं पे मिलेंगी? Yes, sir. Yes, sir. अनटिल और अनलेस कोई उस पे एक फोर्स लगाकर उसको हिलाकर कहीं और ना रख दे. एक स्टूल है जो तुम्हारे रूम में पड़ा हुआ है, अगर तुम उसको नहीं छेड़ रहे हो तो वो हमेशा ऐसा ही रेस्ट पर पड़ा रहेगा. बट अगर तुमने उस पे फोर्स लगा दी तो अब वो अपना स्टेट ऑफ मोशन क्या करेगा? चेंज करेगा. यानी कोई ऑब्जेक्ट तब तक अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज करता जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो. ठीक है? अब तो मैं कृपा तुमसे एक चीज पूछता हूं. मैंने एक बॉल को धक्का दे दिया, वो बॉल मैंने तो रोकी नहीं, बट कुछ देर बाद अपने आप रुक गई. ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. हमने अभी क्या बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए, यानी उसी स्पीड के साथ चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि मैंने तो कृपा कोई फोर्स नहीं लगाई उस बॉल को रोकने के लिए. बट कुछ देर बाद बॉल अपने आप कैसे रुक गई? सर फ्रिक्शनल फोर्स. फोर्स की वजह. तू कृपा थोड़ी है. तो बोल सर मैं बताऊं आंसर तो बोल. बाकियों को देख, पता है पॉइंट यही है गौरीश कि पार्टिसिपेशन नहीं होगी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ना पूछना है. या तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम ना बोझ से पढ़ाई करते हो. जो इंसान बोझ से पढ़ता है ना वो कभी नंबर नहीं ले पाएगा. मार्क्स छोड़ो, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा. जो काम करते हो ना उसको अपने दिल से करो, तभी उस काम में सक्सेस मिलेगी और तभी तुम उस काम को अच्छे से कर पाओगे. वरना क्या फायदा? तुम पढ़ते हो अपने घर वालों के लिए, तुम पढ़ते हो मेरे लिए कि यार नहीं पढ़ेंगे तो ये फोन कर देगा घर पे बंदा.
ठीक है, नई क्लास लगाएंगे तो सर का फोन आ जाएगा। क्या तुम ये सोचते हो नई क्लास लगाऊंगा तो मेरा वो टॉपिक जो सर ने आज करा दिया वो मिस हो जाएगा? तुम पढ़ते हो मेरे लिए या घर वालों के लिए? जबकि ना जिंदगी तुमने मेरी बनानी है ना उनकी बनानी है। वो अपनी लाइफ सेट, मैं अपनी लाइफ सेट कर चुका हूं जहां मैंने सेट होना था। लाइफ सेट तुम्हारी होनी है, तुम्हें एफर्ट लगाना चाहिए सबसे ज्यादा, बट तुम एफर्ट नहीं लगा रहे हो। पेरेंट्स एफर्ट लगा रहे हैं मुझे बताने में कि ये पढ़ता नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है। मैं एफर्ट लगा रहा हूँ इंप्रूव कराने में। वेयर इज योर एफर्ट? नथिंग, नील। और ना तुम पूछते हो, ना कृपा ने क्वेश्चन ये पूछा, ना उसमें इतना कहने का साहस है कि सर मेरे को बता दो प्लीज ऐसा क्यों हो रहा है। यार मैं क्या समझू, तुम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो चीजों में, तो तुम्हें क्या समझ आना है? रट्टे मारने वाली गेम में थोड़ी है, 8वीं थोड़ी चल रही है कि दीदी ने 4 अक्षर 4 क्वेश्चन याद करा दिए, दीदी ने लर्न करा दिए, पेपर में लिखा है, नंबर आगे, वाह बाजी वाह वाह, बच्चा होशियारी बहुत है। ये बेटा 9वीं है, यहाँ पर ये नहीं होता क्वेश्चन 4 रटवा दिए, जब तक कंसेप्ट नहीं लगा दिमाग में तब तक कुछ नहीं होना। पर तुम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो अपने दिमाग में। तुम अभी भी उसी दीदी वाले फैशन से चल रहे हो। दीदी ने बोला था 8th में ये फुल मार्क्स में से 10 क्वेश्चन कर जा, चल पेपर में आ जाएंगे। 8वीं में हो गया सर, 9वीं में नहीं होना ये। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब वो बॉल रुक रही है क्योंकि उसपे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। अगर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो बॉल भी चलती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। यानी एक चीज कहना चाहूंगा मैं, क्या नाम है गौरिश, कि जब फोर्स 0 हो जाए, यानी कोई फोर्स ना लगे, तो सिंपल सा मतलब है कि u हमेशा v के बराबर होगा। सोच ये कैसे हुआ? मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं ना, तो मैं ये लिखूंगा कि जब कोई फोर्स नहीं होना तो जो u होता है वो हमेशा v के बराबर होता है। अगर अब मान ले u 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हमेशा वो किस पे रहेगा? रेस्ट। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 0 रहेगी हमेशा। अब मान ले u अगर 5 मीटर पर सेकेंड है और फिर v भी आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में चलने का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड से चलना। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं ना, मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूं, तो उसका सीधा मतलब यही निकल के आएगा कि यदि f की वैल्यू 0 है तो v मस्ट बी इक्वल टू u। अब u 0 है तो v भी 0, और अगर u कुछ ना कुछ है तो v भी बिल्कुल उसी के बराबर होगा। तब भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जस्टिफाइड है। यस और नो? यस सर। Yes. अब Yes. तेरे पास f इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से तूने ये ऑब्टेन कर रखा है? यस और नो? यस सर। यस। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को 0 कर दूंगा। मैंने इस फोर्स को 0 क्यों किया गौरिश? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है ना कि कोई फोर्स नहीं लगानी ऑब्जेक्ट के ऊपर। यस तो f 0 कर दिया। अब इसका मतलब m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी 0 के बराबर हो गया। यस सर। t उधर गया, 0 हो गया, मतलब m इंटू वी माइनस यू 0 हो गया। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है। अब या तो मास 0 होगा या v माइनस यू 0 होगा। मास तो कभी किसी ऑब्जेक्ट का 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब v माइनस यू ही क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब v विल इक्वल टू u। और यही मुझे प्रूव करके दिखाना था कि सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ के अंदर भी आ सकते हैं। और फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल चीज मैंने तुम्हें अभी समझाई थी कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो u हमेशा v के बराबर रहना चाहिए। और यही हमने इस सेकंड लॉ के एक्सप्रेशन से डिराइव करके दिखा दिया। हाँ जी गौरव, यस सर। हो गया क्लियर सर। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं तो बेटा 2 मिनट लगाता हूँ देखने में कि तुम कितने पानी में हो, बट मेरा तुम इतना टाइम बर्बाद करते हो ना, यही टाइम अगर तुम्हारी इंप्रूवमेंट पे लगा दूं तो जल्दी आ जाएंगी तुम्हें चीजें। इसलिए ये मत सोचो तुम कहाँ पढ़े थे 8वीं में, मुझे नहीं पता, बट मेरे बारे में मैं तुम्हें बता नहीं पाया क्योंकि ये लॉकडाउन हो गया। नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से बताता कि मैं चीज कैसी हूँ। ये ट्यूशन को बाकी नॉर्मल ट्यूशन से कंपेयर मत करो। यहाँ पे अगर तुम आ गए हो, ठीक है, तो तुम रिजल्ट लेकर ही निकलोगे, ये मेक श्योर हमारा काम है करना, ठीक है ना। तुम फिर जितना मर्जी झूठ बोल लो, तुम जितना मर्जी चीटिंग करने की कोशिश कर लो, तुम जितना मर्जी कर लो, अगर तुम आ गए और तुम टिक गए, बिकॉज आना और टिकने में बहुत फर्क होता है। टिकते बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सर डंडे चलते हैं। डंडा इन द सेंस, यहाँ पर ये नहीं होता कि आ जाओ बैठो गप्पे मारो जाओ। पर्सनली बच्चे को ट्यूशन अच्छी वो लगती है जहां पर गप्पे बज रही हो, ताकि उसका एंजॉयमेंट होता रहे। ये वो ट्यूशनों में से ट्यूशन नहीं है। मजाक यहाँ पर मैं तुमसे जरूर करूंगा, बट पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई ही होगी, और ये तुम जानते हो।
इसीलिए टिकना मुश्किल है मेरे पास। टिक गए तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं टिके तो अच्छी बात है, फिर मेरे को पढ़ाना भी नहीं होता है ऐसे बच्चों को। तो मेरे पास पढ़ता वही है जो पढ़ना चाहता है। अब तुम्हें वो जल्दी पता लग जाएगा क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ, लॉकडाउन खुल चुका है, अब मैं अपने लेवल पे आ चुका हूँ, तो इसलिए तुम्हें बहुत जल्दी मेरे बारे में कुछ चीजें और पता लग जाएंगी बेटर। देख लो डेरिवेशन मैंने तुम्हें एक करवा दी है जो इस चैप्टर में है, कोई भी डाउट, और यही डेरिवेशन ज्यादातर पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। देख लो किसी भी स्टूडेंट को No, डाउट है? sir. नो No, सर, sir. नो और मैं सर। तुम्हें अभी बता देता हूँ, कल की क्लास में जब तुम आओगे ना, मैं तुम्हारे सामने लिखवा के दिखवा दूंगा डेरिवेशन तद भी नहीं आनी। क्यों? अब उसका रीजन सुन लो। कोई बता सकता है उसका रीजन क्या, कि कल भी कई बच्चों से नहीं लिखी जाएगी डेरिवेशन? कोई Sir, बता दे maybe उसका कारण वो क्या है? participate नहीं करते। वो ठीक है, एक रीजन वो है। दूसरा रीजन आसमी, सर कंसंट्रेशन वो आपकी उनको तरफ ध्यान ही सुन नहीं रहे। उनको नहीं, उनको ये लग रहा है कि मेरे को समझ आ गई है। बेटा जब मैं करवा रहा होता हूँ ना, तो ये बंदे को लगता ही है कि मेरे को समझ आ रही है। वो पक्की तब होनी है जब इसको 3 बार कॉपी में सॉल्व करेगा वो खुद, और जब वो फंसेगा तो दोबारा देखेगा कि सर ने क्या समझाया था, फिर जाकर उसको वो डेरिवेशन होनी है। तुम क्या समझते हो, सर ने करा दी, हमें समझ आ गई, बिल्कुल सर बिल्कुल सही से कराते गए, हमें समझ भी आ गया। वो बेटा ये उस टाइम के लिए होता है, वो 5-10 मिनट के लिए होती है ये चीज। अब अगर उसको पक्का करना है कि लाइफ टाइम पक्का हो जाए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए लिख के देखना पड़ेगा एटलीस्ट 2-3 बार। क्या तुम्हें ह ही ली भी भूलता है? नहीं, क्योंकि तुमने उसको लिखा बहुत No, बार। sir. नो वो सर। लिखा बहुत वैसे बार। तो ये डेरिवेशन भी आपने मेरे को मतलब उसके बाद मैं बहुत ही कम पढ़ती हूँ, जब से आपने इट मेरे को ये डिपेंड्स चैप्टर करवाया था ना। आसमी, इट डिपेंड्स। मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार आ गया ना समझ, अब उनके दिमाग में फीड हो जाता है, ऐसे बच्चे भी हैं। बट जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे नहीं है, और ये उनकी गलती नहीं है, ठीक है ना। उनकी गलती ये है कि वो अपने आप को समझते हैं कि हमें तो सारा कुछ समझ आ गया, जबकि वो उनको नहीं आया है। वो मैं जानता हूं, अगर मैं जानता हूं तो वो बच्चे भी जानते होंगे। सिर्फ क्लास के अंदर ऐसे 5-6 बच्चे जरूर होंगे जिनको एक बार करवाने पे आ गया है, ठीक है। अब मैं उनको दोबारा भी नहीं कराऊंगा, उनको तब भी आता होगा। बट जो बाकी हैं वो अपने आप को पता नहीं क्यों कंपेयर कर लेते हैं उनसे। भाई मैं तुम्हारे लिए भी आ रहा हूँ, उनके लिए भी आ रहा हूँ, उनके लिए मैं कुछ और प्लान करूंगा, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें सिखाने आ रहा हूँ। बट बोलो ना मुंह से कि सर हमें सीखना है, और अब कम से कम एटलीस्ट उसको 3 बार प्रैक्टिस करोगे, तो ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट होगी वो चीज। ऐसे थोड़ी होता कि मैंने करवा दी और तुम्हें आ गई, फिर तो कब की आ जानी थी, क्योंकि मैं तो इसको 4-5 बार करवा चुका हूँ। तो अब इसकी प्रैक्टिस 3 बार तुम्हारी कॉपियों में कल होनी चाहिए। कल जब आओगे एकेडमी 12:30 में, तो तुम्हारी कॉपियों में देखूंगा कि 3 बार तुमने डेरिवेशन ढंग से लिखी कि नहीं लिखी। अब हम आते हैं किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि इससे भी आसान है, जिसमें सिर्फ वर्डिंग देखने में मुश्किल लगती है, बट वो इससे भी आसान है। कंजर्वेशन में आए ऑफ, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है आसमी, ये बताओ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? so that टोटल मोमेंटम sir ऑफ total एनी बॉडी remains always conserved. बिल्कुल, यानी कोलिजन, मान लो 2 चीजें मूव कर रही हैं, ठीक है, या मूव नहीं भी कर रही हैं, रेस्ट पर हैं, बाद में मूव करने लगी, मतलब हमेशा क्या होएगा, जो इनिशियल कंडीशन होएगी ऑब्जेक्ट्स की और जो फाइनल कंडीशन पर मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। इसके हमने कितने सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, और मैं दावा कर सकता हूं तुमसे एक नहीं होगा अगर मैं तुमसे करवा के देख लूं। तुम्हें लगता है टीचर को पता नहीं है, तुमसे ना कल क्लास में प्रूफ चाहिए ना, तो मैं दिखा दूंगा प्रूफ। तुमसे एक न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, जो तुम बड़े बड़े अपने टेस्ट देने आ जाते हो, पल्ले काख नहीं होता, और मेरे लिए वो बोझ बना देते हो, टेस्ट को चेक करो जी, जबकि तुम्हें खुद कुछ नहीं आता होता, टेस्ट में खाली किताब वो होती है, और ऑनलाइन में तो तुमने चीटिंग मार के टेस्ट दिए हैं। अब पता लगेगा ना जब एकेडमी पे टेस्ट हो रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है टोटल मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हम इस चीज को प्रूव करेंगे। तो Yes, सबसे sir. पहले हम क्या करेंगे, 2 Sir, two ऑब्जेक्ट्स objects. कंसीडर करने Yes, को sir. ए, And इसको B. नाम देते हैं, एंड बी इसका मास ले लेते हैं m1 एंड kg, वन इसका दे देते हैं M2 kg. अभी भी ट्राई टू सी दिस थिंग, ट्राई टू नोटिस दिस थिंग इन क्लास। सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको आती है, जिनके लिए मैं नहीं करवा रहा हूं, उनको तो आती है, बट अगेन पार्टिसिपेशन उन्हीं बच्चों की हो रही है जिनको आती है, क्योंकि
बाकी सीखना ही नहीं चाहते हैं, मेरे करवाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से जब आवाज आएगी ना कि नहीं यार हमें करना है, तब होना है। मैं तो जितना मर्जी बोल लूं, उससे नहीं होना कुछ भी। तो मास दोनों का, एक का M1 ले लिया, एक का M2 ले लिया। Yes, sir. Yes, एक sir. initial velocity Moving with initial U1. velocity U1 U2. U2 with the U2. U2 meter per U2. second. U Such अब that अब U1 एक is सेकंड रुको। greater than U2. बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये कंसीडर वाली लाइनें तो मेरे लेक्चर्स में जाकर दोबारा देख सकते हो, वहां पर मैंने बड़े अच्छे से लिखवा रखी है, अभी समझ लो डेरिवेशन। तो कंसीडर, मैं सिर्फ बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, एक का मास m1, माइक म्यूट कर लो, पता नहीं कितने शोर में कैसे पढ़ लेते हो तुम। राघव शर्मा इतने शोर में पता नहीं कैसे पढ़ रहा है। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, एक का मास m1 kg, एक का मास m2 kg, वेलोसिटी u1 से चल रहा है, दूसरा u2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सच दैट कि पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा है, तभी टक्कर होगी। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, गौरिश कितना होएगा? बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम कितना होएगा? Sir, mass into U. तो बोलो उसका मास कितना है? Sir, मास M1 कितना है उसका? M1 इनटू U1. ठीक है। अब फाइंड इनिशियल मोमेंटम बॉडी बी का कितना होएगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी Sir, M2 into U2. m2 इंटू u2। और अगर मैं कृपा तुमसे पूछूं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होएगा बिफोर कोलिजन, टक्कर होने से पहले इन दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होएगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम M1 into U1 plus M2 into U2. बिल्कुल यार, तुम में से सब में कैपेबिलिटी है टू स्कोर टू डू, बट अपने इंटरेस्ट को जगाओ, अपने अंदर के इंसान को जगाओ कि नहीं यार गलत हो रहा है, हमें पढ़ना है, हमें एंजॉयमेंट भी करनी है, बट हमने पढ़ना है। सर हमारे लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो बार बार नहीं कराएंगे उस चीज को। अगर वो ले रहे हैं इनिशिएटिव, मेरा फर्ज बनता है टू पार्टिसिपेट विद दैट पर्सन जो मेरे लिए इनिशिएटिव ले रहा है क्लास में आके। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये हो गया। अब देखो इस सिचुएशन को तुम प्रैक्टिकल लाइफ में भी एनालाइज कर सकते हो। मान लो तुम अपनी एक्टिवा पे जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा और एक्टिवा का मास m1, ठीक है, और तुम्हारी वेलोसिटी u1। तुम्हारे आगे एक एक्टिवा जा रही है, मास m2 और वेलोसिटी u2 के साथ। तुम्हारी वेलोसिटी उससे तेज है, तुम कहोगे सर मैं तो टक्कर नहीं होने दूंगा, मैं तो ओवरटेक कर लूंगा। यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ लीनियर डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, वो इधर उधर नहीं हो सकता है, एक ही डायरेक्शन के अलोंग ये मूव कर रहे हैं। ये भी लिख सकते हो कि बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन, मतलब तुम ओवरटेक नहीं कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि तुम ओवरटेक नहीं कर सकते हो? Yes, ठीक है, sir. नहीं तो ऐसे रियल लाइफ में अगर ओवरटेक नहीं कर पाएंगे और हमारी वेलोसिटी तेज होगी और आगे वाले की कम होगी, तो ठुकेंगी सारी गाड़ियां। बट यहाँ पर हम ठोकना चाहते हैं गाड़ी को, समझो। तो हम क्या कहेंगे कि जो डायरेक्शन है, वो जो ऑब्जेक्ट है अपनी डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकता है। ओके, मैं क्या कहूंगा कि अब तुम्हारी एक्टिवा उसकी एक्टिवा में जाकर टक्कर होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि दोनों का कोई पार्ट एक्टिवा का नीचे नहीं गिरा है, मतलब मास दोनों का कंजर्व्ड है। तो मैं क्या कहूंगा कि टक्कर होने के बाद बॉडी ए का भी मास उतना ही है जितना पहले था, बॉडी बी का भी मास उतना ही है जितना पहले था। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. टक्कर होने के बाद सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट। हो सकता है कि तुम दोनों, हो सकता है तुम अपनी एक्टिवा से उतर के उसकी एक्टिवा पे चढ़ जाओ और तुम दोनों की एक्टिवा आगे जाकर गिरे कहीं पर, हो सकता है ना, ठीक है। हो सकता है कि ठुकने के बाद तुम रुक जाओ, तुम उसको आगे फेंक दो किसी स्पीड के साथ। हो सकता है टक्कर होने के बाद तुम दोनों ही रुक जाओ और गिर जाओ, कुछ भी हो सकता है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, और यही sir. हमारे क्वेश्चंस हैं। अगर तुम देखोगे ना जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, उनमें यही सिचुएशंस को वो बार बार लाकर तुम्हारे सामने लाता है। यस और नो? किसी में वो बोलता Yes, है sir. कि ठुकने के Yes, बाद sir. दोनों इकट्ठे हो गए, किसी में बोलता है ठुकने के बाद, अच्छा ये भी हो सकता है कि ठुकने के बाद ना तुम रुको ना वो रुके, बट हाँ तुम्हारी वेलोसिटी जरूर चेंज होगी ठुकने के बाद, और उसकी Yes, sir. वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो Yes, तुम्हारी sir. अब हो सकती है v1 हो जाए और उसकी क्या हो जाए, v2 हो जाए। V2. बट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, तुम रुक भी सकते थे। हो सकता था तुम रुक जाते, ए बॉडी रुक जाती, बी बॉडी चलती रहती, कुछ भी हो सकता था। बट हम क्या लेके चल रहे हैं कि दोनों चल रही हैं ठुकने के बाद भी, और v1 हो चुकी है, u1 से स्पीड v1 हो चुकी है, मतलब चेंज हो चुकी है, कुछ भी हो जाए चेंज हो चुकी है, और u2 से उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, v2। अब मैं पूछता हूं यनिक से कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा बॉडी ए का। यनिक, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए।
सर m1 into u1 m1 सर u1 बॉडी एक उसकी वेलोसिटी u1 है। v1 सर सॉरी v1 हाँ, और फाइनल मोमेंटम बॉडी बी का क्या होगा? सर m2 into v2 बिल्कुल। और टोटल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? टोटल मोमेंटम फाइनल आफ्टर कोलिजन कितना होएगा? m1 v1 plus m2 v2 m2 v2। और हमें अपनी डेरिवेशन में ये प्रूव करना है कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था दोनों का कोलिजन होने से पहले, वो बराबर है टोटल फाइनल मोमेंटम के जो कि कोलिजन होने के बाद है। हो सकता है एक बॉडी का कम हो गया और दूसरे का बढ़ गया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट दोनों का जो सम है वो इनिशियली जितना था उतना ही क्या रहेगा, फाइनली भी रहेगा। अब मैं ये प्रूफ करना है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू प्रूफ। करें शुरू? यस सर। यस अब सर। ये देखते हैं कि जब तुम्हारी उसके साथ टक्कर हुई उस दौरान क्या हुआ, यानी ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, टक्कर होने के दौरान। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, क्या तुमने उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाई होगी? यस सर। yes यस उस सर। फोर्स को मैं बोल रहा हूँ Yes, sir. एफ ए बी। ए बी। उस फोर्स को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एफ ए बी। FAB. दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। जो On B. तुम उसकी एक्टिवा पे लगा रहे हो वो एफ ए बी। कुछ फोर्स उसने भी तुम पे लगाई होगी, दैट विल बी FB. एफ। FBA, force exerted by दिस B इज on A. फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। ऑन ए। अच्छा, अब पहले हम एफ ए बी की वैल्यू निकालते हैं। देखो, जो फोर्स, अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली एनालाइज करना है सिचुएशन को, मान लो कि मैं बी हूं और तुम ए हो। अगर तुम मेरे पे फोर्स लगाओगे, तुम मेरे पे फोर्स लगा रहे हो, तो मेरी वेलोसिटी में चेंज आएगा या तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज आएगा? सर आपकी। सर आपकी। ऑब्वियसली मेरी। भाई तुम खड़े होकर अपने सामने अपने भाई बहन को धक्का दो, और ज्यादा जोर से मत देना, कहीं बोलो सर ने बोला था धक्का दो इंजरी हो गई, ठीक है ना? तो आराम से पुश करो। व्हाट विल यू नोटिस कि यार तुम तो वहीं खड़े थे, तुम्हारा जो भाई बहन था वो आगे खिसक गया। यस और नो? यानी Yes, sir. फोर्स, जो फोर्स ए बी पे लगा रहा है ना, उससे बी की वेलोसिटी में चेंज आएगा, और बी का ही मास लेंगे हम। और हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या सीखा है, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर हम मास किसका लेंगे, बी का, जो कि m2 था। B का। चेंज इन वेलोसिटी भी किसकी लेंगे, B की। फाइनल कितनी थी, v2, V2। और इनिशियल कितनी थी, u2। U2। v2 माइनस u2 अपॉन टी। और इसी लॉजिक से एफ बी ए की वैल्यू क्या आएगी, यानी जो तुम्हारा भाई तुम पे फोर्स लगाएगा तब मास तुम्हारा लूंगा, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारा मास लूंगा कि उसने तुम पे कितनी फोर्स लगाई, तो तुम्हारा कितना मास था, और वो तुम्हारी कितनी वेलोसिटी को चेंज कर पाया। तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी v1 थी, v1 minus u1 upon वन अपॉन टी। इतनी बात समझ आ रही है? अगर ये समझ आ गया तो समझ लो डेरिवेशन समझ आ गई। यस सर। बोलो, yes sir. यस ए ने बी पे फोर्स लगाई है ना, उस फोर्स को यदि निकालना है तो हमें बी का मास लेना पड़ेगा और बी की वेलोसिटी में चेंज देखना पड़ेगा कितना है, क्योंकि बी पे फोर्स लग रही है, जिस पे फोर्स लगती है उसका मास हम लेते हैं। बोलो, इतनी क्लियर है चीज? यस सर। अब अकॉर्डिंग Yes, टू sir. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या कहता है कि जो एक्शन और रिएक्शन है एफ ए बी इक्वल। मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट के लिए मैंने एक के साथ माइनस साइन लगा, माइनस। यस सर। एफ ए बी की वैल्यू पुट करूंगा m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन टी, माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी। टी से टी Sir? कैंसिल हो गया। हाँ जी, सर जब एफ फोर्स ए बी इज इक्वल टू माइनस क्यों लगाया वहां पर? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, जो एक्शन और रिएक्शन, बट ऑपोजिट भी तो होती हैं। ओके अगर सर। तू अपने पैर से धरती को पीछे धकेल रहा है, दैट इज एक्शन, तो धरती तेरे को आगे धकेल रही है, यानी धरती तेरे को आगे की तरफ फोर्स दे रही है। क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, ऑपोजिट, तो माइनस साइन ऑपोजिट के लिए लगाया है। ओके सर। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस m1 v1 m1 प्लस plus m1 m1 u1 ये माइनस वाली टर्म इधर ला रहा हूँ, ये माइनस वाली इधर लेके जा रहा हूँ, तो m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। और यही मुझे प्रूव करना था, इट्स प्रूव्ड। अरे हमारे पास इतना Yes, टाइम sir. है ना
कि अगर तुम पूरी सिंसियरली रोज के एक एक दो दो टॉपिक भी मेरे साथ फिजिक्स के करते जाओ ना, और उसको अच्छे से अपने अंदर ग्रैस्प करते जाओ, समा जाओ कि यार हमने अब आज का काम हमारा सिर्फ एक ही है कि हमने ये दो डेरिवेशनें पक्की कर लेनी है, लिख के अच्छी तरह से 2-3 बार लिख के ना, मैं इस डेरिवेशन को पक्का कर लूंगा यार, मुझे समझ तो आ गई है, बस अब मैं एक बार प्रैक्टिस करके ना उस चीज को लिख लेता हूँ। अगर मान लो मैंने तुम्हें गाड़ी का एक डेमो दे दिया कि गाड़ी में ये गियर ऐसे चलता है, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, ये इधर की तरफ, क्या तुम गाड़ी चला पाओगे? नो सिर्फ सर। सुनने के बाद? नो सर। भाई करके तुम उसमें जाओगे नहीं, गियर डालोगे नहीं, उसके बाद ठुकोगे नहीं, तो तुम गाड़ी चला ही नहीं पाओगे कभी। और अच्छा एक चीज और भी है, जो ठुकने के बाद डर गया वो तो कभी गाड़ी नहीं चला पाएगा। यस और नो? यस Yes, सर। जो ठुकने के बाद दोबारा गाड़ी में बैठ गया वो हमेशा के लिए चला लेगा उसको। यस सर। यानी यस जब तुम सर। करोगे, अगर तुमसे नहीं हुई, अगर तुमने कहा छाड़ दे यार नहीं होनी मेरे से, फिर तो कभी भी नहीं होगी। बट अगर तुमने सोचा कि नहीं मैं अपनी हिम्मत नहीं छोड़ूंगा, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं गिरता नहीं हूँ, ठुकता नहीं हूँ, मैं सीखता रहूंगा, फिर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर तुम इस एटीट्यूड से चलोगे तो ये दो डेरिवेशन तुम्हारी एकदम से आज अच्छे से टिप्स पे हो जाएगी। कितनी की बड़ी बात है, कल मोशन की डेरिवेशन सीख लो, दिन के 5 न्यूमेरिकल कर लो। भाई एटलीस्ट मेरी मेहनत को रंग तो लगाओ कि कल को मैं तुम्हारी शक्लें देखूं तो ये तो कह सकूं यार फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री तो चलो मैं ऑफलाइन जो है सही कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट फिजिक्स तो यहाँ पर सही कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस सर। 2 टॉपिक्स बांध के आया करो कि ये 2 टॉपिक्स करने हैं आज क्लास में, हम 2 टॉपिक्स उठाया करेंगे, उन्हीं को अच्छे से करेंगे और उसको ही प्रैक्टिस करो रोज घर पे। जरूरी नहीं मुझे भेजने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए करो। मैंने क्या बोला, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज ना आए, और मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा। क्या करोगे, 10th में ट्यूशन बदल लोगे, बट अंदर से तुम हमेशा एक बात जानते हो कि अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो फॉल्ट मेरा था। नो डाउट 10% टाइम कई बार ऐसा फॉल्ट ट्यूशन की वजह से भी आया था कि मेरी क्लासेस प्रॉपर नहीं लगी, मेरे पे ध्यान नहीं दिया, मेरे पे अगर अटेंशन दी होती तो मैं कर लेता। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ तुम्हें यहाँ पर हो रहा है कि तुम पे अटेंशन नहीं दी जा रही है, किसी और पे अटेंशन दी जा रही है? No, sir. अगर ऐसा होता तो शायद आज मैं रिवाइज ही ना करवा रहा होता, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो 4-5 बच्चों को आता है वाई टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। मैं चाहता हूं कि तुम कब उस चीज को अपनाओगे ताकि हम 10वीं में ना इस पोजीशन पर खड़े ही ना हो आके। 10वीं में हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाए कि यार सर ने जो बोला है करना है, बात खत्म। वो हमारे बेनिफिट के लिए ही बोल रहे हैं, उनको कोई वो नहीं है। और अगर इस एटीट्यूड से चलोगे ना, रोज का काम रोज करोगे और बात को सुनोगे जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट में, ट्रस्ट मी। ओके सर। तुम्हें खेलने से मना थोड़ी किया है, करो पार्टिसिपेट। भाई हमने दिमाग डल थोड़ी कर लेना है कि सारा दिन किताब के सामने बैठ जाएंगे, अपना माइंड फ्रेश भी करना है, सागर की तरह गेम में भी खेलनी है। बट हमने जितनी डेडिकेशन से गेम खेलनी है ना सागर, उतनी डेडिकेशन से पढ़ाई भी करनी है। जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, जब गेम खेलनी तो गेम खेलनी है। ये मन में बसा लो बस कि अगर मैं 2 घंटे बैठ गया हूँ, अब तो डेरिवेशन करने के बाद ही उठूंगा। अब मैं अगर गेम पे बैठ गया हूँ तो घंटा गेम खेल के उठूंगा। ये नहीं कि मैं पढ़ाई के टाइम पे गेम खेल रहा हूँ, गेम के टाइम पे पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ, फिर कुछ नहीं होना। माइंड में एक चीज चलनी चाहिए बस, उसको डेडिकेशन से करने का काम करो। तुम्हारे पास दिन में इतने घंटे हैं, इतना तो सिलेबस नहीं है जितने तुम्हारे पास घंटे हैं, और इन सब्जेक्ट्स को खत्म करोगे तो अपने बाकी पढ़ोगे। एसएसटी वो बड़ा सौखी है, वो तो इनसे महा औखी है सब्जेक्ट। यस सर। तो डेरिवेशंस कल प्रैक्टिस करना, और कल हम मोशन की डेरिवेशंस को एक बार प्रैक्टिस करेंगे। Okay, sir. ओके सर। 3-3 बार Okay, लिखनी sir. है, जिसको नहीं आती है, जिसको सीखनी है, एटलीस्ट 3-3 बार दोनों लिखनी है डेरिवेशन। ओके सर। सर सर कल 12:30 क्लास है या टेस्ट है? मैथ्स की क्लास जिस दिन होगी तुम्हें एक दिन पहले मैसेज आ जाएगा, मैम अभी नहीं ठीक है, तुम अपने मैथ्स के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। जब मैम ठीक होंगे तुम्हें टाइम क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे बहुत सारे, तुम बस एक बार अपनी प्रैक्टिस करते रहो। अगर तुम कोऑपरेट कर रहे हो इस टाइम पे, हमें दिख रहा है, तो हम तुम्हारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे। उस टाइम पे हम साइंस का जोर कम करके मैथ्स का जोर बढ़ा देंगे ताकि तुम्हारा बैलेंस हो जाए। अभी साइंस पे जोर दे दो, नहीं तो मैथ्स का रोज 1 घंटा जरूर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, और अपने डाउट्स जो है इकट्ठे करके रखो मैम के लिए कि जब मैम आए उनसे पूछ सको तुम। सर कल 12:30 टेस्ट है या क्लास है? कल 12:30 आपने आना है, वो मैं देख लूंगा मैंने क्या करवाना है। क्लास ही है, टेस्ट मैं ले चुका हूँ यानिक शर्मा, और उसमें हमें कुछ नहीं आता था ना, तो अब मैं उसको इम्प्रूव करवाऊंगा। ओके नो सर, आपने लिखा था ना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सर, टेस्ट यस होगा। सर टुमारो। हाँ वो मैं बता दूंगा तुम्हें, अभी मैं टेस्ट नहीं ले रहा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, पहले मैं डेरिवेशंस ओके, करवा ओके। लूं,
एक बार तुम्हें Okay, आज sir. थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि अंदर का इंसान जागे, ताकि तुम अपने 1-2 दिन और डाउट्स ले लो। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अगर कल तक नहीं होंगे डाउट्स, फिर परसों टेस्ट रखेंगे उसका, कोई जल्दी नहीं है हमें। Okay, sir. Okay, बोल sir. दिया Sir, करोगी सर, अभी sir, हमें चैप्टर, ओके सर। ये नहीं कि तुम सालों महीने बाद बोलोगे सर सर कल तो नहीं आना देने टेस्ट? तो यार कल नहीं आना है, कल 12:30 आना है जिनको मैंने बुलाया है। Okay, sir. ओके सर। ओके सर। और जो फाउंडेशन बैच वाले हैं मेरे को एक बार कॉल करना, आसमी मेरे को कॉल करना, ताकि फिर मैं कोऑर्डिनेट कर लूं बाकियों के साथ। आसमी और यशवी मेरे को कॉल करना। अभी करूँ? अभी करूँ? अभी कर लो, अभी कर रहे हैं? हाँ अभी कर लो। फिर मैं करती हूँ यशवी, तू मत करिए अभी, फिर बिजी हो जाएगा सब। ओके। Okay. Thank you, sir.